सो हेलो डियर स्कॉलर्स, आज के वीडियो में आपसे हम शेयर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये छोटू सा चैप्टर है और बेसिकली आप ये बेसिक पॉइंट्स अपनी अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी करके आए हुए हैं, बट शायद अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से हम इसको रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्लास में चैप्टर हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। हियर अगेन थ्रू दिस वीडियो रिवाइजिंग कि आपको पीटीज में और फर्दर एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो आपको हम प्रॉपर पीपीटीज के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। आप अच्छे से इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ लेके रखिएगा, साथ में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। सेम चीजें उठा के यहाँ पर पीपीटी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, इसके बाद कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ओके, और इन फेवर भाई इतनी मेहनत आपकी मैम ने की है तो बदले में आप वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा और अटेंडेंस लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी, और एक अच्छा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर के हम आपके लिए लेकर के आए अगला चैप्टर, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे चले जाएं। तो चलते हैं डायरेक्टली हम हमारे चैप्टर पे। हेयर अगेन, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में ही आपके ऑलमोस्ट चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट है उन्हीं लाइंस को लेकर के ये पीपीटी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो लिसन वेरी केयरफुली, कीप योर एनसीईआरटी ऑल्सो विद यू। तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और कुछ जो डेटाज है वो आपको लर्न करने ही होंगे बेटा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये आपने पूरा ओवरऑल अच्छे से समझ लिया, छोटा सा पीपीटी, तो इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा, आपका कंप्लीट कवर हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द आर कंट्री इंडिया, तो इंडिया का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, उसके पहले आपका चैप्टर आपको स्टार्टिंग में एक छोटा सा इंट्रो देता है दैट आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे प्राचीन हम जिसको कहते हैं सिविलाइजेशन, एंड मल्टी फेस्ड सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। 5 डिकेड्स मतलब कितना हो गया, 50 ईयर्स, ठीक है। 1 डिकेड 10 ईयर्स, तो लास्ट 50 ईयर्स में काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसने दिखाया है। एंड इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। किन किन फील्ड्स में हमने डेवलपमेंट देखा, अगर लास्ट 50 ईयर्स की बात हम करते हैं, वी ऑब्जर्व डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल दीज फील्ड्स डेवलप्ड नाइसली इन द लास्ट 50 ईयर्स। देन लोकेशन ऑफ द कंट्री। अब ये मैप आपको इंडिया का दिया हुआ है आपके फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो आपको कंट्री दिखाई देता है कंप्लीटली लाइज इन, ये आपका कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। ऑफकोर्स ये आपको पता होना चाहिए, बट नहीं पता, इट्स ओके फाइन। अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में, अब ऊपर हम काउंट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे होती है साउथ, इस तरफ हम काउंट करते हैं वेस्ट डायरेक्शन, और मैप में इस तरफ होती है वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन सबसे पहले आपको पता होना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, अदरवाइज मैप में मिक्सअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री लाइन हमारी एग्जैक्टली जो डॉटेड लाइन है ना, ये आपको दिखाई दे रही है। दिस डॉटेड लाइन डिवाइड आर कंट्री, डिवाइड द कंप्लीट ग्लोब इंटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। ऊपर आ गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हियर इज सदर्न हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब आप देखिए हमारा कंट्री पूरा का पूरा कहाँ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एशिया पूरा का पूरा लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एशिया के साउथ में यानी सदर्न एशिया में इंडिया लाइज करता है ना। ये हमारा कंट्री इंडिया है, येलो से आपको मार्क किया हुआ है। अब अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है बुक में एज वेल एज शोन इन द मैप ऑल्सो। अगर हम उसका लैटिट्यूडनल वेरिएशन देखते हैं तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक ये आपको दिखाई देता है। अच्छा, दोनों नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर दोनों जगह आपको ना नॉर्थ मार्क किया हुआ है। तो दोनों जगह नॉर्थ मार्क क्यों किया हुआ है, बिकॉज यू कैन सी कंप्लीटली इज लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये पूरा का पूरा जो इंडिया हाफ आपको जो 0 डिग्री से ऊपर दिख रहा है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। तो वो साउथ टू नॉर्थ, हम इंडिविजुअली कंट्री की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम उसका साउथ एंड नॉर्थ देख रहे हैं, बट ओवरऑल उसकी लोकेशन देखते हैं तो पूरा का पूरा एशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, तो पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, ठीक है। सो हेयर वी हैव गिवन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये लाइज करता है। सिमिलरली अगर हम उसकी लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू देखते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मतलब ये वाली जो लाइनें होती हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये होती हैं लॉन्जिट्यूड और ये होती हैं लैटिट्यूड। सिंपल मैंने आपको लर्निंग मेथड बताया था, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको सिंपल ट्रिक याद रखना है, जो लेटी हैं, ठीक है, जो लेटी हैं लैटिट्यूड
और जो लॉन्ग हैं वर्टिकली हैं, दीज आर लॉन्जिट्यूड, लंबी हैं लॉन्ग हैं लॉन्जिट्यूड, लेटी हैं लैटिट्यूड, तो आप नहीं भूलेंगे। आफ्टर द लोकेशन हम चलते हैं इसकी साइज़ के बारे में बात करने। एट द सेम टाइम अगर already this concept of latitude and longitude we have discussed earlier in the class and you have learned in your class 6th also. Longitude क्या होती हैं and लैटिट्यूड्स क्या होती हैं ये आप क्लास 6 में पढ़ के आए हुए हैं। स्टिल आई हैव प्रोवाइडेड दिस स्लाइड टू यू। आप इसके बारे में ये फैक्ट फिर से क्लियर कर लीजिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं टू मेक श्योर अबाउट दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, क्योंकि ये टर्म आपके ज्योग्राफी में और कई जगह लोकेशन साइज को लेकर बार बार रिपीटेशन में आएंगे, सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट इट। और सिंपल फंडा आपको मैंने बता दिया था लर्न करने के लिए कि ये जो लंबी लाइनें हैं, लॉन्जिट्यूड इज लॉन्ग लाइन, ठीक है। फैक्ट इज अबाउट द लॉन्जिट्यूड मेंशन हियर, गो थ्रू, एंड इज अबाउट द लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइनें हैं, पैरेलल लाइंस, दीज आर लेटी है ना ये लैटिट्यूड, एंड फैक्ट ऑल्सो गो थ्रू इट अगेन। तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो ये पॉइंट में आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इसलिए ये एडिशनल चीज़ें ये दोनों स्लाइड आपकी यहाँ पर ऐड की हैं। नेक्स्ट इज अबाउट योर एनसीईआरटी बुक, आपका पेज जो कहता है इज अबाउट द साइज ऑफ आवर कंट्री। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज यू लर्न, हम जब ओवरऑल वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं या ग्लोब की बात जब हम करते हैं, इक्वेटर इज अ सेंटर मोस्ट लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली इंडिया को भी एक पर्टिकुलर ऐसी ही लैटिट्यूड 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। हेयर यू कैन सी, ये जो बीच की लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस डॉटेड लाइन डिवाइड इंडिया ऑल्सो इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया। सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू कितनी है 23.5, तो 30 डिग्री को आप हाफ भी बोल सकते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ, डिवाइड द कंट्री 2 इक्वल पार्ट्स, ऑलमोस्ट लगभग हम देखते हैं ऑल एन एवरेज तो ये एग्जैक्टली लगभग 2 पार्ट में ही आ जाता है, सेंटर मोस्ट ही हमारा ये कहलाता है। नाउ नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड अगर हम देखेंगे, यू कैन चेक दैट इज 3214 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड देखते हैं 2933 किलोमीटर का एक्सटेंड ये दिखाई देता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, एंड सिमिलरली वी काउंट वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ टू साउथ वाला कितना है, ये दोनों आपको लर्न रखना है फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो एज अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑल्सो। तो आपसे अगर पैराग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड साइज, तो ये डेटा आपको लिखना ज़रूरी है, तभी आपकी मार्किंग काउंट होती है। ओके, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन एंड इज द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द नॉर्दर्न ईस्ट। अब जो इसका ये वाला पोर्शन है इसको हटा देते हैं। नाउ हेयर इज़ अ हिमालयन रेंज, तो ये जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पर जो हिमालयन माउंटेन रेंज आती है, दीज माउंटेन रेंज इज नोन एज द यंगफोल्ड माउंटेन। यंगफोल्ड माउंटेन बिकॉज हिमालयाज आर फॉर्म्ड लेटर ऑन। जब हम कंपेयर करते हैं बाकी माउंटेन्स और हिल के कंपैरेटिवली, तो हिमालय ना बहुत बाद में बना है। जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर एक पीरियड पे, हम कुछ साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलियन ऑफ ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक टिथस नाम का सी हुआ करता था। फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जा रहे हैं, तो अभी बस इतना आपको याद रखना है। यंगफोल्ड माउंटेन कैसे बने थे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल डिस्कस करेंगे एज इट विल बी ना पार्ट। तो अभी इसको ड्रॉप कर रहे हैं, अदरवाइज चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी हम पीटी के लिए मेन पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज ओवरऑल आपका जो चैप्टर है उसमें ये मैप आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जिसमें स्टेट्स दिखाए हुए हैं एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आपको दिखाया है। एंड हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस विच स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आपको मार्क किया हुआ है, ये स्टेट्स आपको दिखे हुए हैं, है ना। हेयर इज गुजरात, राजस्थान को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है, छत्तीसगढ़ को, तो आप चेक कर लीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं और इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द आइलैंड ग्रुप्स। अब कंट्री के रिलेटेड आइलैंड ग्रुप कौन से हैं? जब इंडिया का मैप हम काउंट करते हैं, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, इसके लेफ्ट एंड राइट में हमें 2 आइलैंड ग्रुप्स दिखाई देते हैं। वन साइड इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप एंड अनदर साइड इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, ठीक है, याद रखना है आपको। इफ द क्वेश्चन इज विच आइलैंड ग्रुप इन बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। विच आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। सो दीज आर कंसीडर एज द इंडियाज आइलैंड ग्रुप्स। एज वेल एज इंडिया के आइलैंड कंट्रीज पूछा जाता है तो वहाँ पर हम काउंट करते हैं श्रीलंका एंड मालदीव आर आइलैंड ग्रुप। एट द सेम टाइम यू हैव गिवन अ इंटरेस्टिंग फैक्ट
अभी हम जब काउंट करते हैं तो कन्याकुमारी इज कंसिडर्ड एज द सदर्न मोस्ट पार्ट, बट अर्लियर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज कंसिडर इंदिरा पॉइंट दैट गॉट समर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो 2004 के पास में जो सुनामी आई थी उसमें इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट काउंट होता था, इंदिरा पॉइंट कहलाता था, वो पूरा समर्ज्ड हो गया, पूरा डूब गया उसी में नीचे। तो उसके बाद से अब इसको हटा दिया गया, डूब गया तो ऑटोमेटिकली हट गया ना। इज़ अबाउट द साइज़ अगेन। अब इसके डिटेल साइज़ की जब हम बात करते हैं, देखो आपका फर्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स लेने हैं यहाँ से। इज़ अबाउट द नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ कंसीडर होगा। फिर ये डिटेल एक्सप्लेनिंग इज अबाउट द मैप। देन यू हैव गिवन दिस वन पोर्शन इज अबाउट द साइज। लैंड मास की बात अगर हम करते हैं, इंडिया हैज़ द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ द टोटल अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। राइट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम काउंट करते हैं, आपको जो एनसीईआरटी बुक आपकी दिखा रही है, तो ये सारे टैक्स को ही आपके यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है। इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री इज़ अबाउट द 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ of the coastline is mainland including the Andaman and Nicobar Island group and Lakshadweep is this length has shown to you. In fact a very interesting point कि इंडिया की जितना इंडियन ओशन पे जितना लंबा और चौड़ा एक्सटेंड इंडिया का है, यानी जितना ज़्यादा एक्सटेंड इंडिया का है उतना किसी कंट्री का नहीं है, क्योंकि सदर्न पार्ट इंडिया का लाइज करता है, कनेक्ट है, अटैच है इंडियन ओशियन के साथ। सो इंडियन लैंड मास शेयर द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन विथ इंडियन ओशियन। ठीक है, तो बाउंड्री कितनी कितनी है डेटा आपको दिया हुआ है, विच यू नीड टू लर्न अगेन। साउथ ऑफ अबाउट द 22 डिग्री, नॉर्थ इज लैंड अबाउट द, ये भी आपको मार्क किया हुआ है। अब देखो कुछ डेटा तो आपको अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, 4 to 5 टाइम आप इसको पढ़ लेंगे, देन प्लीज़ राइट इट 2 times, ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। देन एज एन अल्टरनेट आप इसको ना, अगर आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है सपोज हमें, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको 1-1 घंटे के बाद में फिर से एक बार लिख के देख लो, श्योर ये आपको लर्न हो जाएगा, श्योरली लर्न हो जाएगा। दिस मैप इज शोन टू यू विच इज टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली द लोकेशन। यहाँ पर आपको देखो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक मार्क किया हुआ है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हैं, वहाँ से ये मैप आपका यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है विच शोन द लेटीट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द कंट्री। अब इसके साथ में ही ना यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई हुई है विच इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो लॉन्जिट्यूड होती हैं, लॉन्जिट्यूड को मेरिडियन भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज द मेरिडियन ऑल्सो। तो ये जो सेंटर मोस्ट लाइन है, क्योंकि इंडिया का ना ईस्ट टू वेस्ट वाला ये वाला एक्सटेंड इंडिया का ज़्यादा है, तो इसलिए समटाइम यू कंफ्यूज, सेंटर से जाती है तो कई बार बच्चे जब इसको एग्जाम में करते हैं तो इसको यहाँ डॉटेड कर देते हैं सेंटर मान के, बट दिस इज़ नॉट सेंटर, क्योंकि जो इसका एक्सटेंड है ईस्ट टू वेस्ट वो ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसका सेंटर इधर आता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्टेट के जिस सेंटर पे क्रॉस होता हुआ। तो दिस इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू, 82। दूसरा पेन लेते हैं, दैट इज़ वी हैव गिवन 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जस्ट यहाँ पे क्रॉस होती है, आपको याद रखना है, ये यहाँ क्रॉस हो रही है, आपको ये लाइन मार्क करनी होगी मैप में जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाए, एंड 82.5 डिग्री उसकी वैल्यू भी मार्क करना है। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू लर्न फॉर द मैप ऑल्सो, यानी इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज़ अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज़ गुजरात। तो ये स्टेट्स कौन से हैं, कितनी वैल्यूज़ की काउंट होती है। ठीक है, सपोज आप जब लॉन्जिट्यूडनल सबसे नीचे ये दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 8 डिग्री एंड तो वो जो डिग्री वैल्यू दिया हुआ है वो भी आपको लिखना है, देन इट विल बी काउंटेड कंप्लीट 1 mark. Okay. Now is about the latitude and longitudinal extent of the mainland is about the 30 degree. जब हम इसकी बात करते हैं, now despite of this fact that the east west extent appear to be smaller than the north to south extent, आपको पिक्चर में पीछे दिखाई दे रहा है that गुजरात and अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours. अब हम अगर इसके ईस्ट टू वेस्ट वेरिएशन करते हैं, अब हम टाइम कैसे काउंट करते हैं, क्लास में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट हियर अगेन। अब सपोज हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, हमने काउंट किया ये सारी लॉन्जिट्यूड हैं। ठीक है, जो लंबी लाइन है उनको हम काउंट करते हैं लॉन्जिट्यूड, और इसी को मेरिडियन भी बोला जाता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर एवरी लॉन्जिट्यूड देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट, 4 मिनट, फिर 4 मिनट, 4 मिनट, तो ये प्लस होता जाएगा, प्लस 4 मिनट, प्लस 4 मिनट, प्लस 4 मिनट, यानी आफ्टर एवरी लॉन्जिट्यूड देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। अब ये ऐड होता जाएगा। तो अब हम इंडिया की बात करते हैं, हम चलते हैं इसको हम जस्ट अ सेकेंड इसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं।
अब अगर हम यहाँ पर चलते हैं मैप में, तो अब क्योंकि हर लॉन्जिट्यूड पे हम देख रहे हैं कि टाइम 4 मिनट्स का वेरिएशन आ जाता है, तो इसका मतलब जब हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश पहुँचते हैं तो टाइम वेरिएशन कितना आ जाएगा, 2 आवर्स का, है ना। यानी जो घड़ी होगी वो 2 घंटा आगे चलेगी, 2 घंटा आगे पीछे का टाइम वेरिएशन होगा। तो इस कंडीशन में तो टाइम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम फॉर द डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ द प्लेन्स, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड सो मेनी अदर लीगल ऑफिसेस एक्सेट्राज। कंट्री में एक ही टाइमिंग तो फॉलो होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। यानी इस लाइन पे ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये वाला, ठीक है, सेंटर मोस्ट। तो इंडिया की सेंटर मोस्ट लॉन्जिट्यूड पे जो टाइमिंग रहेगी वही टाइमिंग फॉलो की जाएगी ओवरऑल पूरी कंट्री पे। ओके, सो दैट इज़ द टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जिसकी वैल्यू हम काउंट करते हैं 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर इज़ अ एग्जैक्ट प्लेस जब आपसे पूछा जाए, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको हम यूज़ करते हैं एज टू काउंट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है, 82.5 डिग्री। तो it will be counted as 82.5 degree east is considered as the Indian standard time. The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north. ठीक है, क्या कहता है आपको स्टेटमेंट, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे हमने पढ़ा कि लॉन्जिट्यूडनल डिफरेंस लाता है टाइम का, तो प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम फॉलो कर लेते हैं सेंटर मोस्ट वाली टाइमिंग को। अब इसी तरह से जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है, यानी जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, तो डे और नाइट का वेरिएशन भी आता जाता है। क्यों आता जाता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। इसके लिए हमको बैक होना पड़ेगा इधर पे, ठीक है। अब इधर पे आप देखिए, जैसे जैसे हम जाएंगे, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं, दिस सेंटर पार्ट इज, अभी ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। हमने काउंट किया था कि अर्थ इज हैविंग इट्स शेप जस्ट एज अ ऑरेंज विच इज बल्जेस एट द सेंटर एंड नैरो इन द पोल एरियाज। नॉर्थ और साउथ पोल इसके थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं, और सेंटर पार्ट, अब ये तो हमें पिक्चर में दिख रहा है तो छोटा लग रहा है, अब एक्चुअल अर्थ देखो कितनी बड़ी है ना। तो उसका जो सेंटर पार्ट है वो बल्जेज है। तो ऑब्वियसली जो सेंटर पार्ट है वहाँ पर सनरेज डायरेक्टली मिलती हैं, और जैसे जैसे सनरेज इधर पोर्शन में आती हैं, यहाँ पर तो डायरेक्ट सनरेज मिल रही हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ को जाएंगी तो देखो स्लैंटिंग बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो जो हीट और टेम्परेचर है सोलर एनर्जी का वो कम होता जाएगा। सेंटर पार्ट पे डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होगी। सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर हीटर आपके जस्ट सामने रखा होगा तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, या फिर आपसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर डिस्टेंस में हम रख के बोलें कि आपको कितनी हीट मिल रही है, तो मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी ना। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि सन बल्जिस पार्ट के ज़्यादा क्लोज होता है तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम नॉर्दर्न और सदर्न पोल की तरफ जाते हैं तो ये डिस्टेंस कम होती जाती है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर हीट और सोलर एनर्जी, सोलर लाइट भी कम होती जाती है। गॉट इट। इसीलिए एक क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है एनसीईआरटी में इज़ अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसकी वजह से ड्यूरिनल रेंज ऑफ डिफरेंस आ जाता है। ड्यूरिनल का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। अभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था वाई 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये पीछे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर आंसर, ये आंसर आपको मैंने जो इन बिटवीन है कॉपीज़ में भी लिखाए हैं बेटा, मेक श्योर टू लर्न देम ऑल्सो। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए थे। कन्याकुमारी दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट इज कन्याकुमारी बट नॉट इन शो इन कश्मीर। अब अगर जब हम कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं तो सेम कॉन्सेप्ट पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब भाई कश्मीर आता है हमारा इधर, कन्याकुमारी आता है हमारा इधर। तो अब यहाँ पर हमने पढ़ा 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये सेंटर में आता है। ग्लोब में आप कंट्री की कंडीशन देखोगे तो इंडिया का सदर्न पार्ट सेंटर में आता है। तो जैसे जैसे लेटिट्यूडनल वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस होता जाएगा। तो इसलिए जो कन्याकुमारी है यहाँ पर दिन और रात
के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस या दिन और रात में बहुत अंतर नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस आता है। जबकि जो कश्मीर में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर दिन और रात में काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर में भी अंतर आ जाता है, दिन और रात का बड़ा छोटा होना। जैसे हम गर्मियों में देखते हैं ना, हम जिस रीजन में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं उत्तराखंड स्टेट में अभी, तो जैसे अभी अपने एरिया पे भी आप देखते हैं, गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो गर्मियों में समर सीजन में डेज आर लॉन्गर, नाइट्स आर शॉर्टर। जबकि विंटर में क्या होता है, डेज आर शॉर्टर जबकि नाइट्स आर लॉन्गर, ऐसा ही होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहा गया है आपसे कि कन्याकुमारी में कम होता है, डे और नाइट लगभग लगभग बराबर के होते हैं। क्यों? क्योंकि बल्जिस पार्ट में आता है तो लगभग लगभग 12 आवर्स के बीच में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत डिफरेंस नहीं आता। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है। क्यों? इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम नदर्न पार्ट की तरफ जाएंगे तो सोलर एनर्जी, सोलर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया की लोकेशन हम देखते हैं हमारी अर्थ में, तो इट इज़ हैविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन जहाँ पर ये कई अदर कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। सो इंडियाज़ लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी सेंटर है, जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इंडियन ओशियन पे इसका पूरा एक्सेस आ जाता है। यहाँ पर अफ्रीका के साथ कनेक्ट है, ऊपर इसके एशिया के तो सदर्न पार्ट में है ही, इसके साथ ही ये यूरोप से कनेक्ट हो जाता है इधर। तो ऑलमोस्ट इसका अच्छा खासा एक्सेस मिलता है अदर कंट्रीज़ के साथ। बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के साथ तो पूरा पूरा कनेक्शन है ही। इंडिया इज़ अ साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स यानी वाटरवेज इसको मिल जाते हैं कनेक्ट यहाँ पर ऑफ द यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, क्योंकि ये ट्रेड कनेक्शन बहुत अच्छे बना देता है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है, या किसी भी पर्पज से अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन इसका स्ट्रांग हो जाता है। Deccan Peninsula, that is the produces into the Indian Ocean, thus helping India to establish a very close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and the southeastern and the East Asia from the eastern coast. तो इन सारी जगहों में इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से ये सिग्निफिकेंस कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि इंडिया, अब वाई इंडियन ओशियन नेम्ड एज कंट्री नेम। अब ये जो ओशियन है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं हम तो आपको ज़्यादा क्लीन दिखाई देगा। ये आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, दिस वन पोर्शन इंडियन ओशियन है ये। तो ये इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों दिया गया है? why this is called the Indian Ocean after the name of the country? So no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed so it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of the ocean after it. तो आप देख रहे हैं किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी लैंड एक्सटेंड नहीं है जितनी इंडिया की है। ओवरऑल उसका मैक्सिमम एक्सटेंड आता है इंडियन ओशियन के ऊपर, यानी इस वाले ओशियन के ऊपर। इसीलिए इस ओशियन का नाम क्या रख दिया गया? इंडियन ओशियन, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटेंड आता है मैक्सिमम इंडिया का। ठीक है, ये आपको दिखाया है एज इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन। तो इंडियन ओशियन के ऊपर मैक्सिमम फैला हुआ है भाई हमारा कंट्री इंडिया, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया इंडियन ओशियन। एंड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन सेंट्रल पार्ट पे ये लाइज कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ऑल्सो गिवन यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869, कब ओपन हुआ था? दैट ईयर यू हैव टू लर्न। ये खोला गया था 1869। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। क्या फ़ायदा हुआ इसकी वजह से? इसकी वजह से यानी स्विस कैनाल खोलने की वजह से फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय द 7000 किलोमीटर, यानी उसको लंबा पूरा घूम के नहीं जाना पड़ा। पीछे मैप में दिखाते हैं, पहले इसको पूरा जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता था, तो अब वो नहीं जाना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली ऊपर से जब रास्ता मिल जाएगा तो वो डिस्टेंस कम हो गई। कितनी कम हो गई? इट्स अबाउट द 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट इज अबाउट some other points is about the eminent position of India. India's contact with the world has continued through the age, but the relationship through the land routes are much older than her maritime. अब अगर हम इंडिया के कनेक्शन की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आज ही की डेट में है, तो बहुत पहले आप राजाओं के टाइम से भी देखते थे कि मैरी टाइम पीरियड से भी कनेक्शन था, बट इतने डिस्टेंस एरियाज तक नहीं था और बेसिकली लैंड रूट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। बट अभी वो चीज़ें एडवांस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साथ कनेक्ट हो गई। पहले तो अमेरिका है पता ही नहीं था, लेकिन अभी एक्सप्लोर होने के बाद वहाँ तक एक्सेस हुआ, बट पहले इतना एक्सेस नहीं था। बट एनी हाउ आइडियाज़ ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ट्रेड एक्सप्लोर हुआ और फ्लॉरिश हुआ, हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, ट्रेड बढ़ता गया और इंडिया की एमिनेंट पोजीशन की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हैं और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रिप इंडिया का ट्रेड कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है अदर कंट्रीज़ के साथ में। इंडियाज़ के बहुत सारे आइडियाज़ रिलेटेड टू द उपनिषदास, रामायणास एंड मेनी ऑफ द अदर
पंचतंत्रा स्टोरीज और पुराणिक स्टोरीज, डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ से निकलकर अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा। और ऐसा नहीं कि इंडिया से ही चीज़ें निकल के अदर कंट्रीज़ में गई, बल्कि अदर कंट्रीज़ के भी कई सारी चीज़ें यानी आइडियाज़, नॉलेज और द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑल्सो अडॉप्टेड बाय इंडिया। तो कुछ इंडिया ने अदर कंट्रीज़ को दिया और कुछ चीज़ें अदर कंट्रीज़ से इंडिया में आई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मार्क कर दी है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स में मार्क कर दी है। ठीक है, बुक में आपको दिया है बट ऐसे करके दे दिया है तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडियाज़ नेबर। अब ये मैप आपको दिया हुआ है बुक में, आप वहाँ पर देख सकते हैं टोटल स्टेट। और ये मैंने आपको ज्योग्राफी में सबसे पहले रिवीजन के टाइम पे यही काम कराया था, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एंड यू वर इंस्ट्रक्टेड टू लर्न। तब आप फ्री थे तो आपको यही काम मैंने लर्न करने के लिए दिया था। नाउ इज फाइंड आउट। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट कितनी कितनी है एरिया वाइज। तो ये आंसर्स यहाँ पर आपको क्लास में डिस्कस किए हैं, यहाँ पर फिर से आपको मार्क करके हमने दिखा दिए हैं। इज अबाउट द इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज, कहाँ कहाँ करता है, यानी नेबरिंग्स के जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। आपको बुक में मैप दिया हुआ है, यू कैन फाइंड इट। एंड हेयर ऑल्सो शेयरिंग विद यू, यहाँ पर भी आपको कलरफुल करके शेयर कर दिया है। लास्ट इज अबाउट डिड यू नो बिफोर 1947 देयर वर द 2 टाइप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, क्लास 7-6 में आप पढ़ते आए हो। 2 तरह के, मतलब एक तो होते थे प्रोविंसेस और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट। दोनों में क्या डिफरेंस होता था? बेसिकली जो प्रोविंसेस होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के कंट्रोल में जो हुआ करते थे वो प्रिंसली स्टेट कहलाते, सॉरी प्रोविंसेस कहलाते थे। और प्रिंसली स्टेट वो होते थे जो बेसिकली रूलर्स के थ्रू रूल किए जाते थे, जहाँ पर सॉवरेन रूलर हुआ करता था, उसी का डिसीजन चलता था, उसी की ऑटोनॉमी चलती थी। तो जो सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसको 2 बार अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे तो आपको श्योरली चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और उसके बाद प्लीज़ राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर ओन, अपने आप से चीज़ों को लिख के देखना, कोई डाउट कहीं नहीं आपका रहेगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, दैट इज वंदनास स्टडी स्टूडियो, राइट। तो आपको अदर नोटिफिकेशन मिल जाएं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिंपली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं पोस्ट करूं तो आप तक आ जाएगा। और आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए रिवीजन ईजी हो जाए। सो होप दैट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। और एक ओवरव्यू चैप्टर का आपको क्लियर कर दिया है, बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने क्लास में किया हुआ था। और अभी भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन, तो मैं आपको आंसर वहां पर कर दूंगी। किसी और बच्चे को आता है तो वो भी वहां पर आंसर कर सकता है। और अपनी अटेंडेंस लगा देना जरूर से।